It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We had old inventory. We had the ability for oil companies to be the shock absorber, and it's a large amount of money. Therefore, I don't think you're very far away from the shock, unless, and this is where I don't have an answer, and I suppose none of us have an answer, or probably if there is anybody else in the world who has an answer, unless Iran war stops tomorrow morning. And we have been hoping for it from February 28th. क्या वो अफवाह है या वाकई जायज चिंताएं हैं? यानी कि दुनिया में क्रूड और गैस की 20% शॉर्टेज एकदम से हो गई, तो ये एक बहुत ही भारी संकट है। जो बेचारा 10-11 हजार रुपए कमाता है, उसको जो गैस 5,000 में मिल रही है, जो पहले 1,000 में मिलती थी, तो 4,000 उसका दाम बढ़ गया, तो उसका बजट सारा बिगड़ गया। जो हमारा गरीब आदमी है वो पिट रहा है, क्योंकि उसकी आमदनी भी कम हो रही है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। जो हमारे अमीर लोग हैं उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सेविंग है, पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी सेविंग बहुत कम होती है, और दाम बढ़ने से उसको परेशानी होगी। और सब चीज के दाम बढ़ेंगे, जब एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सब चीज के दाम बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सरकार पैनिक मोड में है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी जी के 12 मिनट के भाषण और 7 बिंदुओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आम नागरिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि प्रधानमंत्री का धर्म बनता है कि वो जो अफवाहों का बाजार गर्म है, उन अफवाहों को वो दूर करें। लेकिन क्या वो अफवाह है या वाकई जायज़ चिंताएं हैं? जब मोदी कह रहे हैं कि हमारे पास ईंधन कम है, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल मत कीजिए, विदेश यात्राएं मत कीजिए। हद तो ये हो गई कि अभी उनका नया बयान आया है कि जो लोग शादियां करने जा रहे थे यूरोप और बाकी दुनिया के अलग अलग जगहों पर, और जो लोग समर वेकेशंस में अपने बच्चों को विदेश ले जा रहे थे छुट्टियों के लिए, वो सब बंद हो रहा है, क्योंकि मोदी जी के पास इन्विटेशंस आने बंद हो गए हैं। वो कह रहे हैं उनके पास जो शादियों के इन्विटेशंस आते थे वो नहीं आ रहे। इससे ये पता चलता है कि उनकी जो उन्होंने भाषण दिया और जो उन्होंने अपील की उसका असर हो रहा है। अब मोदी जी तक कितने लोगों की पहुंच है, कौन से लोग बाहर शादियां करने जा रहे थे, कौन से वेकेशन कर रहे थे, मोदी जी को कैसे सब कुछ पता चल गया। मुझे तो उसी बयान की याद आ रही है जब वो कहते हैं हर जगह जाकर कि मैं बचपन से किसान बनना चाहता था, बचपन से मजदूर बनना चाहता था। लेकिन जो आम आदमी की चिंता है वो अपनी जगह पर है। आम आदमी इस वक्त इसको किस तरह से देखे, ये समझने के लिए बातचीत करते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार से। प्रोफेसर अरुण कुमार, सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि ये जो साल भर के लिए बताया जा रहा है कि सोना ना खरीदें और बाकी ईंधन की खपत ना हो, ये सब ना हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? धन्यवाद आरफा जी। ये समझने के लिए हमें 28 फरवरी को जाना पड़ेगा। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की 20% गैस और क्रूड ऑयल आता है। तो यानी कि दुनिया में क्रूड और गैस की 20% शॉर्टेज एकदम से हो गई। तो इसको हम लोग सप्लाई शॉक बोलते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है उत्पादन में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंजम्पशन। घर में गैस जलती है तो खाना बनता है ना। अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए आपको जो डीजल चाहिए, आपको जो सीएनजी चाहिए, है ना। अगर आपको किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें तो पेट्रोल, डीजल और जो ये गैस, इस सब के इस्तेमाल से जो लोग बनाते हैं, तो उत्पादन पे असर पड़ गया। फिर दूसरा ये है कि शॉर्टेज से दाम बढ़ गए। जैसे इंटरनेशनल दाम बढ़े, तुरंत बाकी सारे देशों में भी दाम बढ़ने शुरू हो गए, तो इन्फ्लेशन भी हो गया उसके चलते हुए। फिर ये सिर्फ देखिए एक एनर्जी की बात नहीं है, क्रूड ऑयल से तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं। जैसे सल्फर निकलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो जिससे माइनिंग का इस्तेमाल होता है। फिर इसमें से प्लास्टिक के बनाने के लिए जब केमिकल निकलता है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में शॉर्टेज हो गई। फिर जो दवाएं बनती हैं उनके लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं, वो एपीआई वहाँ से निकलते हैं। फर्टिलाइजर बनता है तो फर्टिलाइजर के लिए यूरिया के लिए आपको जो है वहाँ से नैप्था वगैरह मिलता है, जिससे कि आप जो फर्टिलाइजर करते हैं। फिर पश्चिम एशिया से एल्यूमिनियम भी आता था, फर्टिलाइजर भी आता था। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों में कमी हो गई। फर्टिलाइजर की कमी से खाने पीने की वस्तुओं का जो है असर पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है फूड ग्रेन का उत्पादन आपका कम हो जाएगा, बाकी क्रॉप्स का उत्पादन कम हो जाएगा।
फिर क्योंकि गैस का इस्तेमाल जैसे कि सिरेमिक टाइल बनाने में मोरबी में साल होता था, तो वो सिरेमिक की या टाइल बननी कम हो जाएंगी। खुर्जा में जो आपका जो पॉटरी वगैरह था उसमें गैस का इस्तेमाल होता था, तो वहां पे वो कमी हो जाएगी। तो तरह तरह से आप देखें तो शॉर्टेज बढ़, इसकी वजह से आपका हुआ क्या कि इंपोर्ट बिल बढ़ गया और आपका एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में 16% आपका एक्सपोर्ट जाता था। अब ना तो वहाँ जहाज जा रहा है ना हवाई जहाज जा रहा है, तो वो एक्सपोर्ट 16% ठप हो गया। तो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग कम हो गई और इंपोर्ट में आपका बिल बढ़ गया, क्योंकि जो गैस के दाम, तेल के दाम सब बढ़ गए। तो हालांकि अब कम आ रहा है, पर लेकिन आपको जो ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है तो वो आपका बढ़ गया। फिर आपका शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया, फिर आपके इंश्योरेंस बढ़ गया। तो जितनी भी इंपोर्टेड चीज़ें सबके दाम बढ़ गए, तो उससे फिर इन्फ्लेशन हो गया। तो कुल मिला के जो आप देखें तो ये एक बहुत ही भारी संकट है, क्योंकि जो एनर्जी की शॉर्टेज है वो किसी और चीज़ से पूर्ति नहीं कर सकते। एनर्जी को एनर्जी से ही कर सकते हैं। आप जैसे गैस पे खाना बनाते थे, हो सकता है लकड़ी से कर सकें, पर मोरबी में तो वो नहीं कर सकते कि गैस की जगह लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू करें। या जैसे कार की पेंट शॉप होती है, वहाँ पे गैस का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आप कोयला जला के काम नहीं कर सकते, उसके लिए तो गैस ही चाहिए। तो इसलिए जो आपकी कमी है उसकी वजह से उत्पादन में तो कमी आएगी आएगी, दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एक तरह से आपकी स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई है, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है और आपका जो इन्फ्लेशन तेज हो रहा है। इसका वर्कर पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ रहा है, क्योंकि जो आप गैस 100 रुपए किलो की भरवाते थे सिलेंडर में, वो 300, 400, 500 की हो गई। तो जो बेचारा 10-11 हजार रुपए कमाता है, उसको जो गैस 5,000 में मिल रही है, जो पहले 1,000 में मिलती थी, तो 4,000 उसका दाम बढ़ गया। तो उसका बजट सारा बिगड़ गया, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। और जो प्रोफेसर अरुण कुमार, ये लोग जो लोग इकोनॉमी को थोड़ा बहुत समझते हैं, मुझे दुरुस्त कीजिए, मैं कुछ इस तरह के विश्लेषण पढ़ रही हूँ और मैं कोई भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आसमान काला है तो काला कहा जाएगा, उसे गुलाबी कैसे कह दिया जाए। जिस तरह के विश्लेषण मैं पढ़ रही हूँ उसमें ये बात सुनने में आ रही है, कहा यह जा रहा है कि अभी जो घर में जो गोल्ड होता है जिसको ना खरीदने की बात की जाती है, वो की जा रही है, वो $4.5 ट्रिलियन का है। और ये क्या जो फॉरेक्स क्राइसिस यानी जो विदेशी मुद्रा का जो क्राइसिस है, क्या इसको हल करने के लिए काफ़ी है? और आगे ये कहा जा रहा है कि अगर गोल्ड खरीदना बंद कर दिया जाएगा, ये सिर्फ पहला कदम है, दूसरा कदम और भी खतरनाक है जो आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बताया जा रहा है कि जो SIP है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो बनाए हुए हैं, वो 12 से 15% ड्रॉप होंगे अक्टूबर तक, ये एक एस्टिमेट है। और इसके अलावा तमाम तरह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आखिरकार लास्ट में प्रभावित होंगे। इसके अलावा और भी कई बिंदु हैं, जैसे कि जो प्रॉपर्टी है और जो फ्लैट्स आपने अलग अलग सोसाइटीज़ में ख़रीद रखे हैं उनके दाम गिर जाएंगे। ये सब कुछ कनेक्टेड है, या आपको लगता है कि ये पैनिक फैलाने की कोशिश है? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं, देखिए, इसके लिए हमें क्राइसिस क्या है उसको समझना पड़ेगा। जब लोगों की आमदनी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, है ना। और क्योंकि देखिए, जो हमारे स्टॉक मार्केट में असर क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। तो जो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा लॉस हो रहा है, वो हम पहले कैपिटल अकाउंट से पूरा करते थे, वो होगा नहीं, तो इसलिए स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो स्टॉक मार्केट जब गिरेगा तो वहां पे परेशानी और बढ़ जाएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव वगैरह सोचेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा गरीब आदमी है वो पिट रहा है, क्योंकि उसकी आमदनी भी कम हो रही है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, तो उसके जब पिट रहा है। जो हमारे अमीर लोग हैं उन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सेविंग है। पर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी सेविंग बहुत कम होती है और दाम बढ़ने से उसको परेशानी होगी। और सब चीज के दाम बढ़ेंगे, जब एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सब चीज के दाम बढ़ेंगे। और जिन जिन चीजों में शॉर्टेज है वहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जैसे गैस में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जैसे फर्टिलाइजर में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और अभी तो आप ये देखिए, एल नीनो खतरनाक आ रहा है। एक तरफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होगा, दूसरी तरफ एल नीनो आ रहा है जुलाई में, जिससे कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो खाने पीने की वस्तुओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार पैनिक मोड में है। इसीलिए जब हमने 1 मार्च को जब एक लेख लिखा था, उसमें हमने बताया था कि सख्त कदम अभी से हमें उठाने चाहिए। जैसे कि हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका 20 से 30% एक्सपोर्ट हो जाता है। जो हमारी जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, रिलायंस जैसी,
वो एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब हमारा क्रूड ऑयल को हमको अपने लिए बचाना चाहिए या कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है अभी मार्च के जो आंकड़े आए तो 40% मार्च में पिछले साल के कंपैरिजन में कम क्रूड आया। तो वैसे ही बाहर से जो क्रूड अवेलेबल नहीं है और आप अपना क्रूड जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 40% कम आया, तो मतलब कि हमारे देश में सिर्फ 45% जो क्रूड इस्तेमाल होता था वही देश के काम आ रहा है। तो इसलिए इस समय 70 दिन हो गए हैं, 75 दिन हो गए हैं, तो अभी हमारे क्रूड के स्टॉक खत्म हो रहे हैं, अभी हमारे फिनिश प्रोडक्ट के जो स्टॉक खत्म हो रहे हैं, जो सरकार ने पहले कहा था कि 70 दिन के हैं। तो इसीलिए पैनिक हो रहा है, इसीलिए सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये करना, लेकिन उसके लिए लोगों में विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर सरकार अपनी फिजूल खर्ची नहीं रोकती है तो लोग क्यों रोकेंगे? अगर सरकार अपना फॉरेन ट्रैवल नहीं रोकती है तो लोग क्यों रोकेंगे? और फॉरेन ट्रैवल तो सिर्फ जो टॉप 3% लोग करते हैं, कोई गरीब आदमी तो फॉरेन ट्रैवल करता नहीं है, और गरीब आदमी सोना भी नहीं खरीदता है। वो तो जो सोना खरीदा जाता है वो तो टॉप 5% लोग हैं, वही जो सोना ज्यादा खरीदते हैं। और उसमें भी अभी जो सुनार लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोग सोने की बार खरीद रहे हैं, ना कि सोने की ज्वेलरी। वजह उसकी यह है कि इस समय सोने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है। तो रुपया कमजोर होने का मतलब है कि लोग सोने में जा रहे हैं, है ना, तो सोना ज्यादा रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो सोना आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ रहा है, क्योंकि रुपए की साख कम हो गई है। तो इसलिए जो हमारे जो समस्या है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी जो युद्ध तो रुक नहीं रहा है, और युद्ध नहीं रुकेगा तो जो शॉर्टेज है वो और बढ़ती चली जाएगी, हमारे जो रिजर्व्स है वो खत्म होते चले जाएंगे। तो अभी जैसे कि अगर कल भी आपका जो कोई जो समझौता हो जाता है ईरान और अमेरिका के बीच में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, तो भी 3-4 महीने तक परेशानी रहेगी, क्योंकि इतनी बॉम्बिंग हुई है इराक में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, कि ऑयल सारा मार्केट डिस्टर्ब हो गया है। तो रिस्टोर करने में 3-4 महीने लगेंगे। ओमान तो कह रहा है कि हमारी जो गैस की सप्लाई है वो 3-4 साल तक रिस्टोर होगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग हुई है। तो इसलिए अभी भी 3-4 महीने तो रहेगा ही। और अगर जो ईरान में और जो अमेरिका में समझौता और नहीं 4-5 महीने होता, तो आप समझिए कि ये तो 8-9 महीने की बात है। तो उस समय तक तो हमारी बहुत हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें कदम हम 75 दिन लेट उठा रहे हैं। जो कदम हमको 1 मार्च को उठाने चाहिए वो अब हम उठा रहे हैं। लेकिन बाकी देशों में प्रोफेसर अरुण कुमार, बाकी- आप तो ये बात पहले हफ्ते से कह रहे हैं। मुझे याद है मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, जी हाँ। आपके इंटरव्यूज मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी सुने हैं। आप ये बात पहले हफ्ते से कह रहे थे कि ये कदम हमको अब उठाने चाहिए। मुझे पूरी तरीके से याद है, साफ तौर पर आपने क्लियरली एक इंटरव्यू में मुझसे ये बात कही थी। और दूसरी बड़ी बात मुझे बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि शादियां जो हो रही थी विदेश में, जिसके इन्विटेशंस मोदी जी को मिलते थे, वो इन्विटेशंस अब उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब सब ठीक हो गया है। जो विदेश में लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाते थे अब वो नहीं कर रहे हैं। उनकी अपील पर बहुत सारे लोग, जो जूलर हैं, जो हमारा दरबारी मीडिया है वो दिखा रहा है कि एक जूलर जो है वो रो रहा था सुनार, और कह रहा था कि देश के लिए मैं बलिदान करने को तैयार हूँ, मोदी जी ने कहा है तो मैं तो ये करके रहूंगा। तो आप अगर नहीं भी किया उन्होंने 2.5 महीने पहले, तो अब तो सब कुछ ठीक है। जैसे उन्होंने अपील की है मोदी जी ने 10 मिनट में, 150 करोड़ लोग तो बिल्कुल लाइन पर आ गए होंगे। देखिए, समस्या कहाँ से शुरू होती है? एनर्जी से शुरू होती है। एनर्जी आपको उपलब्ध नहीं होगी तो प्रोडक्शन तो आपका डाउन होगा ही, और प्रोडक्शन डाउन होगा तो उसमें फिर आप गोल्ड वगैरह से क्या कर लेंगे? ठीक है ना। अभी मोदी जी ने जो कहा है उसके मतलब क्या है? देखिए, जो आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसमें 15-16 बिलियन डॉलर बाहर जाता है, उसको तुरंत रोकना चाहिए था। आपका जो विदेश में आपका जो क्रूड ऑयल वगैरह जा रहा है, क्योंकि आप रिफाइंड प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, तो उसका जो रोक तुरंत करनी चाहिए थी। वो नहीं रोकेंगे तो एनर्जी की शॉर्टेज बढ़ती चली जाएगी। तो सिर्फ सोने को बचाने से या विदेश शादी नहीं करने से वो समस्या हल नहीं होने वाली है जो एनर्जी के जो शॉर्टेज से है। तो एनर्जी की शॉर्टेज के लिए आपको एसेंशियल और इनएसेंशियल में भेद करना पड़ेगा। तो 5 स्टार लग्जरी होटल हो गए, सरकार की गैर जरूरत मतलब गैर क्या कहेंगे बेतहाशा खर्च जो करती है सरकार, इतने एडवर्टीजमेंट निकालती है, इतने 5 स्टार होटल में करती है। फिर हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है जो 5 स्टार होटल का है, उस पर क्या रोक लगाई है? अगर उस पर रोक नहीं लगाई है तो फिर जो आम आदमी की जरूरतों पे क्यों रोक लगाई जाए? तो अगर आप जो इनएसेंशियल्स को रोकेंगे तो एसेंशियल का उत्पादन आप अच्छा कर सकेंगे, और फिर आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ेगी नहीं, है ना। अगर आपके जो इनएसेंशियल पे ही चलता रहेगा तो अर्थव्यवस्था तेजी से बिगड़ेगी। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा कि किन चीजों पे रोक लगानी है, किन चीजों पे नहीं रोक लगानी है। और सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार भी कर नहीं रही है, तो इस परेशानी बढ़ती जाएगी। अब आखिरी सवाल आपसे वो ये कि आम आदमी जो सुन रहा है इस वक्त, फिर जो उसने सुना था
सरकार ने नहीं सुना, आम आदमी ने आपको पहले भी सुना था, जब ये 2-2.5 महीने पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था। दोबारा आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो आम आदमी, गरीब आदमी जो 5,000 का सिलेंडर खरीद रहा है, मेरी खुद की हेल्प बता रही थी मुझे कि वो 1-1 किलो सिलेंडर खरीद रही है गैस को, और उसके बाद उसको 1 सिलेंडर कम से कम दिलवाया गया हमारे जरिए ताकि 1 महीने तो गुजारा चल सके। पूछ रही थी कि मैं अगले महीने क्या करूंगी। अगर वो ये कार्यक्रम देख रही है तो उसको क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, उसके लिए तो यही है कि सरकार को एक मतलब कमर कस लेनी चाहिए। हम लोग को भी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी की शॉर्टेज को आप किसी तरह से वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो जो गैर जरूरी खर्चे हैं, सरकार अगर नहीं रोकती है तो आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। सरकार अगर डायरेक्ट टैक्स से पैसा उठा के आम आदमी को मदद नहीं करती है उसके खाने पीने की और उसके गैस की वगैरह सप्लाई के लिए, तो जो आम आदमी है उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी एक नेशनल यूनिटी चाहिए, जिसमें सरकार ऑपरेशन को कॉन्फिडेंस में ले। अभी तो इलेक्शन में इतना उल्टा सीधा एक दूसरे को बोला, तो अभी तो कोऑपरेशन होगा भी नहीं। और अगर ऑपोजिशन कोऑपरेट नहीं करेगा तो सरकार की नीतियां लागू नहीं होंगी। अगर अमीर आदमी कोऑपरेट नहीं करेगा, सबसे ज्यादा जो गलत सलत खर्चे हैं वो तो अमीर ही करता है। वो 5 स्टार होटल जाता है, फालतू में कारें चलाता है वगैरह। अगर वहां पे नहीं होगा तो देश की हालात बेहतर नहीं होगी। तो सरकार को एक जो नेशनल यूनिटी जो इस समय बिल्ड करनी चाहिए, और ये लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं और तरह तरह के जो पैंतरेबाजी चलती है उसको खत्म करना पड़ेगा। वो सब नहीं खत्म होगा तो अभी हमारे देश की हालत नहीं सुधरेगी, और जो गरीब आदमी है वो ही पिसेगा। अमीर आदमी तो किसी तरह किसी को अपने आप को बचा लेगा। बिजनेस वाला जब ब्लैक मार्केटिंग करेगा तो सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा ट्रेड पे, कि जो अभी जब ब्लैक मार्केटिंग चल रही है गैस में, फर्टिलाइजर में, बाकी चीज़ों की शॉर्टेज में, उसको तुरंत रोकना चाहिए। तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा आम आदमी के सामने कि देखो हम भी अपना कंट्रोल कर रहे हैं जो फिजूल का खर्च है, और आप भी अपना मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार। उम्मीद यह है कि अगर होश भी देर आए दुरुस्त आए तो नहीं कह सकते इस सरकार के मामले में, क्योंकि अभी भी इनका अराइवल नहीं हुआ है, अभी भी आए नहीं हैं, लेकिन अपने आप अभी भी काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। अब तक हम दोबारा आएंगे और बातचीत करेंगे 1 हफ्ते बाद, फिर देखने की कोशिश करेंगे कि उम्मीद है कि ये संकट टल जाए और जल्द ही युद्धबंदी हो जाए तो अच्छा है।